सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के विषय में। कल हमने पढ़ा था उपसर्ग के विषय में और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिकॉल करा दे रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो उपसर्ग होते हैं वो आगे लगते हैं। जैसे कि यहाँ मुख के आगे अगर अभी लग गया है तो ये क्या हो गया है, अभिमुख हो गया है। अगर हार से पहले प्र लग गया है तो ये प्रहार हो गया है। यहाँ पर हार से पहले आ लग गया है तो ये आहार हो गया है। हार के पहले अगर सम लग गया है, सम उपसर्ग, तो ये संहार हो गया है। वी हार से पहले अगर वी उपसर्ग लग गया है तो ये विहार हो गया है। यानी कि उपसर्ग हमेशा आगे आते हैं और किसी भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये होते हैं उपसर्ग। अब देखिए यहाँ पर प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। तो देखिए, प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। प्रति धन अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, अय का अर्थ होता है चलने वाला। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रकार प्रत्यय की परिभाषा होती है शब्दों के साथ में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, दयालु, दयालु शब्द है। अब यहाँ पर दयालु का मतलब दया होता है, तो शब्द के अंत में आलू प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दयालु में क्या जुड़ा हुआ है, आलू प्रत्यय। यहाँ आलू शब्दांश प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता है और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं, तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्रियावाचक धातु रूपों में जुड़कर संज्ञा, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के बोध कराते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उनसे निर्मित शब्दों को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, जैसे कि सजावट हुआ। फिर है तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय या तद्धितांत शब्द कहते हैं। जैसे कि मित्र शब्द है, इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, मित्रता हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों जो ये शब्दांश होते हैं या ये जो प्रत्यय शब्द होते हैं, या फिर ये कहें कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो क्या होते हैं, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है अलग से। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं संधि में। देखिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय, वधूधन उत्सव, वधूत्सव, महाधन इंद्र, महेंद्र। संधि विच्छेद दोस्तों यहाँ पर है। देखिए, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को मूल अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी, परीक्षाधन, अर्थी। जैसे विद्यालय आपने देखा था, विद्याधन आलय, महोत्सव, महाधन उत्सव, इस तरीके से। फिर दोस्तों अब यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 देखिए क्या है, अन्य पाठ्य वस्तु एवं अनुच्छेद लेखन या अन्य पाठ्य वस्तुएं। तो अन्य पाठ्य वस्तु एवं अनुच्छेद लेखन, अन्य पाठ्य वस्तुएं। तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले कि जो पठन कौशल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पाठ्य वस्तुओं में कौन कौन सी चीजें होती हैं, और लेखन के बारे में पढ़ेंगे और विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, संस्कृत पठन कौशल विकास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तकों या पाठ्य वस्तुओं की सहायता ली जा सकती है। पाठ्य विषय को रोचक बनाने के लिए आकर्षक कक्षा, सरल संवाद, नाटकीय दृश्य, लघु वर्णन, सुंदर, सुबोध एवं शिक्षाप्रद श्लोक, गेय ललित पद्य, प्रकृति वर्णन, विशिष्ट बालक बालिकाओं एवं महापुरुषों के जीवन चरित्र को आधार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चों के अंदर पठन कौशल के विकास के लिए बच्चे संस्कृत भाषा को पढ़ने में इंटरेस्ट लें, हिंदी भाषा को पढ़ने में इंटरेस्ट लें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पाठ्य वस्तु को कैसे रोचक बना सकते हैं,
तो इसके लिए हम आकर्षक कथा, सरल संवाद, बच्चों के द्वारा ही जो संवाद है उनको बुलवाएं, या बच्चों के द्वारा नाटक करवाएं। जैसे कक्षा में जैसे बंदर और बिल्ली वाली कहानियां हैं तो उसमें किसी एक बच्चे को बंदर बना दिया जाए, दो बच्चों को बिल्ली बना दिया जाए, और बच्चों से कहा जाए कि आप लोगों को कहानी तो पता ही होगा बिल्लियों और बंदर वाली, की बिल्लियों को एक रोटी मिलती है कहीं से और वो दोनों रोटी के लिए झगड़ा करने लगती है कि मैं खाऊंगी। एक बिल्ली कहती है कि मैंने रोटी को पहले देखा था और मैंने तुम्हें बताया था, और दूसरी कहती है कि मैंने छिप करके उसको जा करके लाया था इसलिए वो मैं खाऊंगी। तो दोनों आपस में झगड़ा करती हैं। फिर बंदर आता है, बंदर कहता है चलो मैं डिसाइड करता हूँ, आधा आधा दोनों को बांट दूंगा। तो इस तरीके से बंदर आता है। फिर बंदर कहता है मैं इसको तराजू में तौलूंगा और फिर तुम लोगों को रोटी बराबर बराबर बांट दूंगा। फिर जो बंदर होता है वो क्या करता है, रोटियों को आधे आधा तोड़ता है, फिर उसके बाद दोनों दोनों तराजुओं पर रखता है और वो फिर देखता है जिस ओर पड़ला भारी होता है फिर वो क्या करता है, उधर से तोड़ करके खा लेता है। फिर इधर ज्यादा होता है फिर इधर का पड़ला झुक जाता है फिर वो उधर से तोड़ के खा लेता है, और ऐसे करते करते बंदर सारी रोटियां खा जाता है और बिल्लियां उसको देखती रह जाती हैं। तो इस तरीके से बच्चों को, जब इस तरीके से हम कोई कहानी हम बच्चों को बता रहे हैं किसी भाषा में, तो अगर उसको हम नाटक के माध्यम से बच्चों को करवाएं तो बच्चों को आसानी से वो चीजें समझ में आए। इसी प्रकार से कछुए और खरगोश वाली कहानी है, और किस तरीके से जो कछुआ है वो धीरे धीरे चलता है और खरगोश सोचता है कि कछुए की चाल तो बहुत धीरे है तो लाओ मैं रास्ते में सो जाता हूँ, और कछुआ चलता चलता रहता है और खरगोश सोया ही रह जाता है और कछुआ अपने नियत लक्ष्य पर पहुंच जाता है जहां पर उन्होंने डिसाइड किया होता है कि यहाँ तक पहुंचना है। तो इस तरीके से कोई कहानी होगी उसको अगर हम रोचक तरीके से बताएंगे, बच्चों को रोचक तरीके से समझाएंगे तो आसानी से बच्चे उसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि हम किस तरीके से कथा के माध्यम से, सरल संवाद के माध्यम से, नाटक के माध्यम से बच्चों को कोई भी कहानी इस तरीके से बताएं तो आसानी से उस भाषा में भी रुचि लेंगे जिस भाषा में उनको हम वो कहानी बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अन्य पाठ्य विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठों में विविधता एवं रोचकता बनी रहे। इस प्रकार अन्य पाठ्य वस्तुएं निम्न हो सकती हैं: बाल उपयोगी पत्रिकाएं, चित्रों का उपयोग, रेडियो व दूरदर्शन का प्रयोग, समाचार पत्र पत्रिकाएं, शैक्षणिक भ्रमण, अन्य साहित्य। अब विराम चिन्ह के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। दोस्तों, कोई भी भाषा हो, अगर हमें विराम चिन्हों का सही से नहीं ज्ञान है तो उस भाषा को हम ना तो सही सही से बोल पाएंगे कभी, और ना तो हम उसको सही सही से कभी लिख पाएंगे। इसीलिए जो विराम चिन्ह होते हैं, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर ठहरना है, कहाँ पर धीरे बोलना है, कहाँ तेज बोलना है, अगर हम इस तरीके से, अगर हम सही प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग करके जब हम अपने वाक्यों को बोलते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमारी बातों को, विचारों को, भावों को अच्छे से समझ पाता है। और हमारी बातों में अगर कोई भावना ही नहीं है, बिना किसी विराम चिन्ह के बस बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो सामने वाला भी हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा अस्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में विचारों को मौखिक या लिखित रूप से अभिव्यक्त करते समय हम बीच बीच में सांस लेने, रुकने, किसी कथन पर बल देने, आरोह व अवरोह लेकर या क्षणिक रुककर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। रुकने को ही विराम या विश्राम कहते हैं। रुकने की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए लिखने में कुछ संकेत चिन्ह निश्चित दिए गए हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। और आप लोगों के एग्जाम में विराम चिन्ह बहुत बहुत पूछता है। सिर्फ मैं डीएलएड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यूपी टेट, सुपर टेट की भी बात कर रही हूँ कि वहां भी विराम चिन्ह के बारे में पूछता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग विराम चिन्हों को अच्छे से देख लीजिए। डीएलएड में तो फिक्स है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, विराम चिन्हों में है पूर्ण विराम। कोई भी सेंटेंस जब खत्म होता है, जैसे कि श्याम बाजार जाता है, उसके बाद हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देंगे। फिर है अल्प विराम। राधा, श्याम और मोहन बाजार जाते हैं, तो राधा और श्याम के बीच में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। फिर यहाँ पर और मोहन,
बाजार जाते हैं, फिर उसके बाद पूर्ण विराम लग जाएगा। फिर है दोस्तों अर्ध विराम। जो अर्ध विराम होता है ये बड़े बड़े सेंटेंसेस में प्रयोग होता है, जहां पर वो सेंटेंस खत्म होने में समय लगता है, तो ऐसी जगह पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम में पूर्ण विराम से कम समय लगता है और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इसको हम अर्ध विराम कहते हैं, यानी कि पूर्ण विराम का आधा। फिर है प्रश्न सूचक विराम चिन्ह। अब प्रश्न सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे कि सीता बाजार जा रही है, तो गीता उससे पूछ रही है कि सीता तुम बाजार क्या क्या लेने जा रही हो, यानी कि सीता बाजार क्या क्या लेने जा रही है, ये क्या हो गया, प्रश्न हो गया। फिर है विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ओह ये कैसे हो गया, वाह हम मैच जीत गए, इस तरीके से जहां पर खुशी, बहुत अधिक दुख या इस तरीके की चीजों का बोध होता है, वहां पर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह, इस तरीके से यहाँ पर दो कॉलन का प्रयोग करते हैं। फिर है निदेशक चिन्ह, इसका हम बहुत यूज करते हैं। और योजक चिन्ह, जैसे कि माता पिता हुआ, तो बीच में हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह का। इसी प्रकार भाई बहन हुआ और खट्टा मीठा हुआ, इन सब के बीच में हम प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह का। फिर है विवरण चिन्ह, कोई भी चीज हमें लिखनी होती है, उसका विवरण देना होता है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह डबल नोटेड कॉमा में जब किसी का कोई स्टेटमेंट होता है, किसी ने कोई चीज कही है, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसको हम किस में रखेंगे, डबल नोटेड कॉमा में रखेंगे, क्योंकि ये किसी के द्वारा कहा गया कथन है या नारा है। और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जैसे कोई पाठ का नाम हम लिख रहे हैं, तो इस तरीके से उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। फिर है लाघव चिन्ह का प्रयोग दोस्तों, इस तरीके से प्रयोग होता है। फिर है लोप अथवा हंसपद। तो लाघव चिन्ह आप समझ लीजिए, जैसे कि हमें डॉक्टर लिखना है, तो हम डॉक्टर पूरा ना लिख करके इस तरीके से यहाँ पर ये लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, उसको शॉर्ट बना देते हैं। जैसे किसी का नाम ओम प्रकाश है, तो उसको हम इस तरीके से ओपी लिख सकते हैं इसका प्रयोग करके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो ये सारे के सारे विराम चिन्हों का यहाँ पर एग्जाम्पल भी टोटल मैं बता रही हूँ। अब लोप अथवा हंसपद। लोप अथवा हंसपद का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे कि राम बाजार सब्जी लेने गया, राम बाजार सब्जी लेने गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, राम बाजार सब्जी गया हो गया, तो लेने छूट गया, तो इसको हम इस तरीके से इस चिन्ह का प्रयोग करके, हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके यहाँ पर ऊपर लिख देंगे लेने, तो ये शब्द भी आ गया। तो राम बाजार सब्जी लेने गया, ये पूरा पूरा कंप्लीट सेंटेंस अब हो गया। तो जहां पर हम कोई शब्द या कोई वर्ण लिखना भूल जाते हैं, तो इसका प्रयोग करके उसको हम लिख लेते हैं। फिर है कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग। तो कोष्ठक में बड़ा वाला कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर यहाँ पर छोटा वाला कोष्ठक होता है। जहां पर हमें किसी शब्द का अर्थ बताना होता है, तो उसको हम कोष्ठक में बताते हैं, ताकि सेंटेंस ब्रेक ना हो। उसके बाद है योग चिन्ह। तो प्लस, ये तो सभी को पता है, योग होता है। समता चिन्ह, जिस बराबर के चिन्ह को हिंदी में हम समता का चिन्ह कहते हैं। और इतिश्री का प्रयोग कहाँ होता है, ये जो इतिश्री आप देख रहे हो, जैसे कोई कविता, कहानी, नाटक, जब वो चैप्टर हमने पूरा खत्म कर लिया, तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसे हम इतिश्री चिन्ह भी कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने पूरा का पूरा विराम चिन्हों के बारे में पढ़ लिया कंप्लीट। और ये विराम चिन्ह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में प्रश्न इससे आता ही आता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इन सारे विषयों के नोट्स चाहिए, इस तरीके से ये जो लिखा हुआ नोट्स है, अगर आपको ये पूरा का पूरा चाहिए, हाथों से लिखा हुआ नोट, तो इसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। और आपको 8 विषयों का हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा। और सारे विषयों का हाथ से लिखा हुआ नोट्स तो मिलेगा ही, सारे विषयों का चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, सारे विषयों का राजन और पवन सीरीज का कंप्लीट आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अलग से आपको इसको मार्केट से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं और हर विषय को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए। और ये कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे चैनल का 7705 95 45 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप
सारे कोर्सेज को भी ले सकते हैं। हमारे सारे सेमेस्टर के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में ऐप की लिंक मिल जाएगी और यूट्यूब पर भी आप सारे विषयों के वीडियोस को देख सकते हैं, क्लासेस को देख सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछ सकते हैं आप। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। सभी विषयों की तैयारी अच्छे से करते रहिए, और सारे विषय ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैथ की क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। आप 8 के 8 विषयों की तैयारी टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल से करते रहिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमको बताते रहिए, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे, और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर करवाते रहेंगे, ताकि आपके शिक्षक बनने का जो सपना है वो जल्दी ही पूरा हो। जय हिंद दोस्तों।